बच्चों, पहला क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जन्मन क्यों कहा है? यहाँ पर पहला आंसर है, गांव हरियाली से भरा हुआ है, वह बहुमूल्य रतन पन्ना के समान है, जिसके कण कण में हरियाली बसी हुई है, वह शांत है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जन्मन कहा है। प्रश्न नंबर 2, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? शीत ऋतु के अंत और वसंत के मौसम का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 3, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव में खेत हरी भरी, खेत में फैली लहराती हुई फसलें, यानी कि गांव के अंदर जो फसलें हैं वो लहरा रही हैं, पेड़ पौधों पर हरियाली हरियाली दिखाई देती है, तरह तरह के फलों और सब्जियों से खेत भरे हुए हैं, पेड़ सुंदर लग रहे हैं। गांव में हरियाली की अधिकता के कारण गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को खेत में सोने की करधनियों के समान शोभाशाली लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाव स्पष्ट करना है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा किनारे दूर दूर तक जो रेती फैली हुई है वो सूर्य की किरण पड़ने पर सोने चांदी के कणों के समान प्रतीत होती है, और वहां पर ऐसा लगता है कि अभी अभी सांप निकल करके गए हों, क्योंकि हवा चलने से रेत के अंदर निशान पड़ जाते हैं। दूसरा है, हंसमुख हरियाली ही माता सुख से अलसाए सोए। शीत ऋतु के जाने और वसंत के आगमन पर धूप में तेजी आने लगती है, वातावरण में गर्मी बढ़ने लगती है, सर्दी से भयभीत सी वनस्पतियां भी सुख का अनुभव करने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सर्दी में धूप पाकर वो सभी हंसती और सुस्ताने लगी हैं, उसे हल्की हल्की नींद आने लगी है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हरित हरित रुधिर है रहा झलक। अब यहाँ पर हरित हरित जो है 2 बार प्रयोग हुआ है, हरित हरित 2 बार प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, हिल हरित रुधिर है झलक। अनुप्रास और मानवीकरण भी अलंकार है, एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा गया है। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर है? इस कविता में जिस गांव का चित्रण है वह उत्तर भारत के गंगा नदी के किनारे बसे भूभाग पर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ग्राम श्री भारतीय गांवों में सर्वत्र फैली प्राकृतिक शोभा की सुंदर झांकी है। वसंत के आगमन पर पेड़ पौधों का हरा भरा रूप सबके मन को मोह लेता है। लहलहाती फसलें जहां पेट भरने का आधार बनती हैं, वहीं मन और आंखों को तृप्ति भी प्रदान करती हैं। यह कविता कल्पना के आधार पर नहीं है, बल्कि यथार्थ का चित्रण करती है। जो वर्तमान है ये उसी को पेश करती है। सूर्य की उजली धूप में खेतों की मखमली शोभा चार चांद लगा रही है। नीले आकाश के नीचे हवा में हिलती हुई फसलें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे अपने यौवन को पाकर मस्ती में झूम रही हों। सरसों के पीले पीले फूलों की बहार, अरहर और सनई की स्वर्णिम किंकणियां और अलसी की नीली कलियां भरी धरती पर अनूठी प्रतीत होती हैं। मटर के खेतों में रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां हर पल मंडराती रहती हैं। आम के पेड़ बौर से लद जाते हैं। गंगा के किनारे खरबूजे और तरबूजों की खेतियां लगी हुई हैं। नींबू, आड़ू, अनार ये सब खेतों में फसलें उग रही हैं। खेतों के अंदर लहराता हुआ पालक और महकता हुआ धनिया अपनी चरम सीमा पर है, जिसे देखकर सबका मन झूम उठता है।
सरसों को कवि ने मानवीकरण किया है कि जैसे अब सरसों अपने यौवन में आ गई है, उसके हाथ पीले करने के लिए उम्र आ गई है और वह खुद ही सजकर विवाह मंडप में पधार गई है। खड़ी बोली में रचित कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। छंद कविता बड़ी लयात्मक दृष्टि से है, प्रसाद गुण है और कथन को सरलता और स्पष्टता दी है। निश्चित रूप से भाव और भाषा की दृष्टि से ग्राम श्री कविता अपने में एक अनुपम उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य या कविता का गद्य में वर्णन कीजिए। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वह भारत का धान का कटोरा है। धान का कटोरा है। वर्षा ऋतु इस फसल के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जुलाई अगस्त के महीने में मानसून अपने पूरे रंग में आ जाता है। कई बार तो अचानक आकाश में बादल उमड़ते हैं और भरपूर वर्षा होती है। बच्चों को बारिश में भीगते हुए अपने स्कूल आने जाने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। गाँवों के जो स्कूल कच्चे हैं वहाँ की छुट्टी कर दी जाती है। बच्चे भीगते खेलते, कुछ किसान खेतों की ओर चल देते हैं और कुछ चौपालों में बैठकर अपना मनोरंजन करते हैं। औरतें मिलजुल कर एक साथ घर के काम निपटाती हैं, लोक गीत गाती हैं। गलियों में पानी भरकर बहता है। कहीं कहीं तो छोटी नहर सी प्रतीत होती हैं। भैंसों को पानी में भीगना पसंद है। गायें सिर छिपाने की जगह ढूंढकर आराम से जुगाली करती हैं। अब कविता के आधार पर गंगा किनारे की चित्रात्मक छवि का अंकन कीजिए। कवि ने बनारस और इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की थी, जहां उसने गंगा नदी की शोभा को निकटता से निहारा था। वहाँ की छवियां उसके मन में रची बसी थी। वसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधों पर, फसलों पर ही बाहर नहीं आती, बल्कि जीव जंतु भी अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव करते हैं। गंगा की धाराएं हर पल तटों को नहलाती हुई आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने से सांपों जैसे निशान रेत पर पड़ जाते हैं। लगता है उन निशानों को देखकर लगता है अभी अभी यहाँ से निकल करके सांप गए हों। किसान नदी तट पर खरबूजे उगाते हैं। बगुले अपने पंजों से अपनी कलंगी को संवारते हैं। सुरखाब पक्षी जल में तैरते हैं और मगरोठी सोई रहती है। ग्राम श्री कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया है? कवि ने कविता में जड़ व चेतन तत्वों पर मानवीय भावों संबंधी और क्रियाओं के आरोप से उन्हें मनुष्य की तरह व्यवहार करते दिखाया गया है। प्रस्तुत कविता में सर्वत्र मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया, यानी कि पूरी कविता मानवीकरण अलंकार से भरी हुई है। बगलों का अपने पैरों पर पंजे रूपी कंघी को संवारना ये एक व्यक्ति को दर्शाता है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर प्रकृति के विभिन्न रूपों को मानव के समान क्रियाकलाप करते दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, धरती का तल श्यामल क्यों प्रतीत हो रहा है? सारा गांव प्राकृतिक सुषमा से ओतप्रोत है। सुषमा सुंदरता। खेतों में दूर तक हरियाली ही हरियाली थी। रात की ओस के बाद जब सुबह सवेरे सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, प्रकृति ऐसे लगती है मानो उसने चांदी की चादर ओढ़ रखी है और वह बहुत सुंदर प्रतीत है। फसलें अपने गहरे रंग से सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस कारण धरती का जो तल है पूरा श्यामल प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर बताइए। वसंत ऋतु में प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी धूप निकलती है तो कभी कभी मंद हवाएं चलने लगती हैं। धूप के निकलने के आसपास के पर्वत, घास, पेड़ पौधे और उन पर खिले हुए फूल बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। भीनी भीनी गंध हमारे वातावरण में फैल जाती है। हरी भरी धरती पर अलसी के पौधों की नीली नीली कलियां भी झांकने लगती हैं। इस कविता में जितने भी प्रश्न उत्तर आपको करवाए गए हैं, ये सभी प्रश्न उत्तर आप बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे और याद करने के साथ साथ इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे।
दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो प्रश्न आपको बताए गए हैं, एक एक प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए। अब इसके साथ ही मैं कुछ आपको अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न करवा रही हूँ, उनकी ओर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है, खेतों में दूर तक फैली हरियाली कैसी दिखाई देती है? खेतों में दूर तक फैली हरियाली मखमल के समान प्रतीत होती है। फसलों के हरे भरे तिनकों में क्या झलकता दिखाई देता है? फसलों में हरे हरे तिनकों पर लगता है उनके अंदर हरे रंग का रक्त बह रहा हो। खेतों में साफ स्वच्छ नीला आकाश किस प्रकार झुका हुआ है? साफ स्वच्छ नीला आकाश लगता है वो धरती पर झुका हुआ है हरी भरी फसलों पर। क्वेश्चन नंबर 5, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। इस चित्रण में संबंधित अवतरण में कवि ने गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। वर्णन करते हुए हरे खेतों को सजीव दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। नीले आकाश और नीली फसलों के द्वारा अद्भुत रंग योजना की सृष्टि की गई है। स्वर मैत्री से लीलात्मकता की दृष्टि उपमा अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन है, कवि के अनुसार पृथ्वी क्या देखकर रोमांचित होती है? कवि के अनुसार गेहूं और जौ की बालियां देखकर कवि रोमांचित होता है। सोने की जैसी करधनी किसकी है? सोने की करधनियां अरहर और सनई के समान प्रतीत होती हैं। नीली कलियों की शोभा कवि को कहाँ दिखाई दी? यानी कवि को अलसी के पौधों की नीली कलियां शोभा भरी हरी भरी धरती पर दिखाई दी हैं। अवतरण जो है ये अभी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार पूरे पैरे में स्टेंजे में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और स्वर मैत्री है, शब्दों का बहुष्टिक प्रयोग हुआ है। कवि ने मटरों की सुंदरता का वर्णन कैसे किया है? कवि ने मटर को रंग बिरंगे फूलों से लदी बेलों पर लटकते हुए प्रकट पाया है, जो अति सुंदर है। मटरों की फलियां मखमली पेटियों के समान लगती हैं, जैसे कोई मखमल की पेटी हो और उसके अंदर कुछ छिपा रखो, जैसे मटर के अंदर दाने होते हैं। प्रकृति ने मखमली पेटियों में क्या छिपाया है? प्रकृति ने मखमली पेटियों में बीज छिपा रखे हैं। फूलों पर फूल गिरते हुए ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? रंग बिरंगी तितलियां मटर की खेतों पर लगे रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही हैं। कवि ने कल्पना करते हुए कहा है, मानो रंग बिरंगे फूल ही रंग बिरंगे फूलों पर गिर रहे हों। कवि ने मटर के खेतों में प्रकृति की अनूठी छटा का सुंदर चित्रण किया है, इसलिए यहाँ पर उपमा पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि ने आम के पेड़ों की शोभा कैसे प्रकट की है? आम के पेड़ सर्दी जाते ही सोने चांदी के समान बोर से लद जाते हैं, जिन पर कोयल मस्ती से बैठकर गाती है। किन किन पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं? ढाक पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं ताकि उनकी जगह सुंदर और नए पत्ते आ सके। जंगल में प्रकृति के रंग को किसने प्रकट किया था? जंगल में प्रकृति के रंग को झरबेरी ने प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पके हुए अमरूद कैसे दिखाई देते हैं? पके हुए अमरूद पीले रंग के हो गए हैं, जिन पर लाल लाल चितियां पड़ी हैं, वे बहुत मीठे हैं। बेर और आंवले कैसे दिखाई देते हैं? खेतों में सब्जी बेर और आंवले शोभा दे रहे हैं। बेर पककर सुनहले हो गए हैं और आंवलों से पेड़ों की डालियां पूरी तरह जड़ी जा चुकी हैं। खेतों में पालक लहलहा रही हैं, धनिया महक रहा है, लौकी और सेम की बेलें दूर दूर तक फैल गई हैं। लाल लाल मखमली टमाटर की जो थैलियां हैं मिर्चों की वो भर गई हैं। खेतों में कवि ने उगने वाली सब्जियों और फलों की शोभा का सुंदर चित्रण किया है। आगे कवि द्वारा गंगा किनारे का एक चित्र अंकित कीजिए। गंगा किनारे रंग बिरंगी रेत दूर दूर तक फैली हुई है।
जिस पर लहरों के बहाव से सांप जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। घास पात और तिनके न जाने कहां से बहकर इकट्ठा हो गए हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। तट पर तरबूजों की खेती की गई है। बगुले गंगा किनारे क्या कर रहे हैं? बगुले गंगा के किनारे अपने पंजे रूपी कंघी से अपनी कलंगी को संवार रहे हैं। मगरोठी क्या कर रही है? मगरोठी नदी के किनारे आराम से सो रही है। कवि ने गंगा तट पर प्राकृतिक दृश्य का बहुत सुंदर चित्रण किया है। मानव स्वाभाविक चित्रण है। रेत पर सांप की लहरियां, तरबूजों की खेती, पक्षियों की क्रियाएं सहज रूप से प्रस्तुत हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने हरियाली को सुख से अलसाई क्यों कहा है? यानी कि यहाँ पर कवि ने हरियाली, वसंत आगमन पर सर्दियों की ठिठुरन कम हो जाती है, धूप में थोड़ी तेजी बढ़ने लगती है, दिन रात सर्दी से ठिठुरती खेती की हरियाली भी मानो गर्मी पाकर अलसाने लगती है। इसलिए कवि ने हरियाली को सुख से अलसाई सी माना है। ओस का पड़ना सर्दियों का आवश्यक और स्वाभाविक गुण है। रात के अंधकार में ओस चुपचाप पेड़ पौधों पर तथा सारी प्रकृति को नहला देती है, इसलिए कवि ने उसे अंधियाली कहा है। सारा गांव हरी भरी वनस्पतियों से भरा हुआ है, हरियाली तो उसके कण कण में सिमटी हुई है, इसलिए कवि ने उसे मरकत डिब्बा सा कहा है। कवि ने गांव के कण कण की शोभा का आधार प्रकृति को माना है। वसंत के आगमन पर प्रकृति का कण कण खिल उठता है, महक जाता है। कवि ने तत्सम शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया है। बच्चों, यहाँ पर जितने भी इस लेसन के क्वेश्चन थे वो आपको करवाए गए हैं और सभी क्वेश्चन आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और सुंदर राइटिंग भी हो। ये लिखने के बाद आपको साथ साथ में याद भी करने हैं। जहाँ तक तुमने